फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल कवर करने जा रहे हैं, कॉप 16 ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो देखो बहुत कुछ निकल के आया है कॉप 16 में, जो कि कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। और ये इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस का, इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस का। तो कॉप 16 हुआ था कोलंबिया में, कैली कोलंबिया में हुआ था। तो बहुत सारा फैसला यहाँ से निकल के आया और बहुत सारा ऐसा चीज़ भी है जिस पे सहमति नहीं बन पाया। बात समझे। जहाँ तक सवाल है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बच्चे लोग, तो साल में 2 बार होता है ये, मतलब 2 साल में 1 बार होगा ये। जैसे इससे पहले कब हुआ, अभी 2024 है ना, तो इससे पहले कब हुआ है, 2022 में हुआ है। और अभी 2024 है, तो आने वाले समय में 2026 में होगा। तो ये जो समिट है, ये जो मीटिंग है, ये 2 साल में 1 बार होता है। समझ गए ना। चलो, तो यहाँ पे देखो जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो समझते हैं स्टूडेंट क्या क्या निकल के आया है। अच्छा, इससे पहले बच्चे लोग जो हुआ था, जो कॉप 15 जो हुआ था वो 2022 में हुआ था और कनाडा में हुआ था। समझे, कनाडा में हुआ था, कनाडा का मॉन्ट्रियल में हुआ था। समझ गए ना। तो वहाँ पे क्या क्या फैसला लिया गया था, तो वो समझना है। और इस बार कॉप 16 में देखेंगे कि वो जो भी फैसला लिया गया कॉप 15 में, तो उसको लेके कॉप 16 में क्या निष्कर्ष निकला है, उसको लेके क्या यहाँ पे बात हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि कॉप 16 टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज रिसेंटली कंक्लूडेड इन कैली कोलंबिया। कोलंबिया जानते हो ना, हाँ, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का एक कंट्री है कोलंबिया, कंबोडिया नहीं, कोलंबिया। ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा का 2022 में। और मॉन्ट्रियल जो हुआ, सीबीडी जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा में हुआ था, तो उस समय क्या फैसला लिया गया था। तो देखो आमतौर पे अभी लगभग 17% ही लैंड, जो टेरेस्ट्रियल लैंड है वो प्रोटेक्टेड है, और लगभग 10% जो मरीन एरियाज है वो प्रोटेक्टेड है। बट मॉन्ट्रियल सीबीडी में ये फैसला लिया गया कि जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड है 17% से बढ़ा के 30% तक करना है। कितना करना है, 30% तक करना है। और जो मरीन एरियाज जो अभी तक 10% प्रोटेक्टेड है उसको भी बढ़ा के 30 तक करना था। इसी को बोलते हैं 30x30 एग्रीमेंट। 30x30 एग्रीमेंट यही है। कोई पूछेगा तुम लोग को यूपीएससी पुलिस में कि 30x30 एग्रीमेंट क्या है, तो ये मॉन्ट्रियल सीबीडी का ही वो रिजल्ट है। बात समझ में आया ना। तो 30% टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बचाना है और 30% मरीन इकोसिस्टम को बचाना है। तो ये कब तक, डेडलाइन पीरियड कब है, 2030 तक। तो 2030 तो बहुत नज़दीक है जी, 2030 बहुत नज़दीक है। तो इसके बारे में यहाँ फैसला होगा ना, कॉप 16 में फैसला होगा, ये कैली कोलंबिया में फैसला होगा कि जो मॉन्ट्रियल में जो फैसला लिया गया था कि 30x30 एग्रीमेंट का, वो कहाँ तक हुआ और क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए ताकि ये 30x30 एग्रीमेंट अचीव हो सके। अच्छा, 2020 में कुनमिंग में भी, कुनमिंग मतलब चाइना के जगह पे भी सीबीडी हुआ था और वो कॉप 14 था वो। तो दोनों को मिला दो, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें दोनों को मिला दोगे तो इसमें 23 ग्लोबल टारगेट्स थे, कि इतना 23 टारगेट्स थे जो कि अचीव करना था कब तक, 2030 तक। तो ये बात फिर से यहाँ पे आएगा कि जो 23 टारगेट्स हुआ कुनमिंग प्लस मॉन्ट्रियल का, तो 23 टारगेट्स कैसे अचीव किया जाए, कैसे उसके नज़दीक पहुँचा जाए। तो ये बात होगा कॉप 16 में भी। आ रहा है समझ में ना। तो वो पूछेगा तुम लोग से कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, वो सीबीडी से संबंधित है। एक तुम्हारा कॉप 14 हुआ कुनमिंग में, उसका कॉप 15 हुआ मॉन्ट्रियल में। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो पता चलेगा 23 टारगेट्स सेटअप किए गए थे और कहा गया था कि 2030 तक अचीव करना है। मैं इसको स्लो पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थी लोग, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस तरह का चीज़ इन्वायरमेंट के लिए। जैसे रिसेंट टाइम में मैंने एडिटोरियल्स में कवर किया है कॉप 29। ठीक है, कॉप 20, देखो कॉप 29 यूएनएफसीसी के कन्वेंशन होता है, यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के अंदर होता है, वो क्लाइमेट चेंज को लेके है। बट ये क्या है तुम्हारा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितने भी फ्लोरा और फौना देखते हो दुनिया में कई टाइप के होते हैं, इसमें कितना डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, इसी के लिए कन्वेंशन बना है ये। बात समझ गए। तो देखो बच्चे लोग, तो क्या क्या चीज़ है, अदर इंपॉर्टेंट टारगेट्स इन एडिशन टू 30x30 गोल एज पर
क्यूनिमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो और क्या क्या चीज़ निकल के आया, 23 टारगेट्स था ना बच्चे लोग दोनों जोड़ के। एक तो हम जानते हैं 30/30 एग्रीमेंट तो है ही। 30/30 एग्रीमेंट मतलब क्या है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमें कितना 30% बचाना है, मरीन इकोसिस्टम क्या है 30% बचाना है, ये तो हमने देखा ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम डैट और क्या क्या चीज़ है देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें क्या है कि जो एलियन स्पीसीज है, जो इनवेजिव बाहर का कोई भी स्पीसीज जो है उसको 50% रिड्यूस करना है। देखो जैसे इंडिया है, इंडिया में यदि कनाडा में कोई स्पीसीज है उसको तुम इंडिया में ले आओगे तो हो सकता है पूरा इकोसिस्टम को बर्बाद कर दे वो। जैसे कोई फ्लोरा और फौना स्पीसीज कुछ भी हो सकता है, फ्लोरा और फौना कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। यदि कोई बाहर का स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जाए भारत में, भारत के किसी एक इकोसिस्टम में, लेट से हमारा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे क्या कि हम कनाडा से उठा के कुछ स्पीसीज को डाल दिए, तो हो सकता है वो स्पीसीज बहुत हार्मफुल हो जाए। हो सकता है कि बाकी स्पीसीज जो कि पहले से प्रेजेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, वहाँ पे वो डेंजरस हो जाए और बाकी स्पीसीज को बर्बाद कर दे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा इंट्रोडक्शन कोई गलत चीज़ नहीं होता, कई बार डेलिबरेटली भी किया जाता है। मान लो कि हमें चाहिए उस तरह का स्पीसीज तो दूसरे कंट्री से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, मगर इसमें कहा गया है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसको 50% कम करना, घटाना। यानी कि अभी लेट से 100 इन्वेजिव स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो घटा के 50% करना, समझा। और उसका जो असर है, असर को भी बहुत कम करना बाय 2030 तक। आया समझ में ये चीज़? हाँ, एलियन स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये यूपीएससी में कई बार पूछा भी गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में, समझ गए ना। दूसरा देखो, अभी पूरा बना हुआ दिल्ली पॉल्यूशन है ना, इसमें बोला कि रिड्यूसिंग पॉल्यूशन रिस्क एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि जितने भी अलग अलग सोर्सेज से जो पॉल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो रहा हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो रहा हो, है ना, तो उसको रिड्यूस करना, इतना रिड्यूस करना ताकि टॉलरेबल लिमिट तक हो, यानी कि इतना लिमिट हो जो कि आदमी बर्दाश्त कर सके, इकोसिस्टम बर्दाश्त कर सके। तो ये भी अचीव करना, ये भी 23 टारगेट्स में एक टारगेट है। अब देखो तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मैकेनिज्म बनाना, एक फ्रेमवर्क बनाना, ताकि जो भी डिजिटल सीक्वेंस होगा इन्फॉर्मेशन का, यानी कि जो भी जेनेटिक सोर्सेस है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे देखो गांव देहात में जाओगे ना बच्चे लोग, विलेज सब एरिया में, तो लोगों को बहुत पता है कि हब से क्या क्या बनते हैं, तुलसी से कितना मेडिसिनल प्रॉपर्टी निकलता है, हम जानते हैं इस चीज़ को, टर्मरिक से, हल्दी से कितना कुछ होता है। तो जो यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग सब है, जो वहाँ के बासिंदे लोग हैं, उसको पता है सब चीज़। तो उनसे जब नॉलेज लिए आप, तो उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना, उसको डिजिटली कन्वर्ट करना, तो एक इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा ना, और फिर उस इन्फॉर्मेशन से पैसा कमाई होगा ना, तो जो पैसा कमाई होगा उस पैसा से फिर उस इंडिजिनियस पीपल को सपोर्ट करना, तो इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। और ये 23 टारगेट्स में है पहले से ही। तो सेटिंग अप अ मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन एंड जेनेटिक सोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिजिनियस पीपल। आया समझ में ना? क्योंकि देखो इंडिजिनियस पीपल जो जनरेशन से जनरेशन वो उस नॉलेज को कैरी कर रहे हैं। अब होता क्या है बच्चे लोग, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो बड़ा बड़ा जो देखते हो दवाई का जो इंडस्ट्री है, वो क्या करता है, झटके से इन लोग से ले लेता है, दवाई बनाता है और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों पैसा कमाता है, बिलियंस ऑफ पैसा कमाता है, और इसे शेयर नहीं करता पैसा, क्योंकि डिजर्व तो करता है ये भी, क्योंकि आखिर इसी के नॉलेज से वो अपना थेरेपेटिक वैल्यू क्रिएट किया उस हब से सब से। तो कायदे से जब आप कोई नॉलेज उससे गेन कर रहे हो, मेडिसिनल नॉलेज गेन कर रहे हो किसी भी हब्स का, तो पहले आप क्या करो कि उसका इन्फॉर्मेशन बनाओ, डिजिटल इन्फॉर्मेशन बनाओ। डिजिटल इन्फॉर्मेशन बनाओगे तो बाकी इंडस्ट्री वाला लोग भी आएगा ना खरीदने के लिए, तो उसे जब वो खरीदेगा तो उसका पैसा कलेक्ट करो, और पैसा कलेक्ट करके इंडिजिनियस पीपल को भी हेल्प करो, ताकि इंडिजिनियस पीपल को यदि पैसा हेल्प किया जाए तो वो भी और अच्छे से हब्स और सब्स को प्रोटेक्ट करेगा, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो ना? और बायोडाइवर्सिटी वाला जो एंगल है वो पॉलिसी में होना चाहिए, यानी कि हमारा जो पॉलिसी होना चाहिए वो बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन में होने चाहिए, प्लानिंग में होने चाहिए, डेवलपमेंटल प्रोसेस में होना चाहिए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को लेके हमें चलना होगा, हर चीज़ में ही होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का। कुछ भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर यदि प्लानिंग कर रहे हो तो पहले बायोडाइवर्सिटी प्लानिंग करो, कि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना दे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी बहुत लॉस हो चुका है वर्ल्ड का। बात समझ में आ गया ना? तो द एक्शन लिस्टेड इन ईच टारगेट नीडेड टू बी इनिशिएट इमीडिएटली। तो बोला कि जो भी 23 टारगेट दिया गया है,
हर एक टारगेट पे अभी से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें 2030 तक खत्म करना है। बताओ 2030 आने में कितना समय है? 6 साल है। तो इसलिए बच्चे लोग, जो COP16 में कैली कोलंबिया में आया है, उसमें ये बात आया है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये टारगेट अचीव हो सके, 23 टारगेट अचीव हो सके, समझे, और फंडिंग मैकेनिज्म गैदर हो सके, फंडिंग मैकेनिज्म ऑर्गेनाइज हो सके। ये अलग बात है कि फंडिंग मैकेनिज्म को लेके थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहा COP16 का, अभी पढ़ोगे थोड़ी देर में, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो लगभग $200 बिलियन चाहिए होगा एनुअली, ताकि 23 टारगेट्स अचीव हो सके। कितना चाहिए होगा? $200 बिलियन, क्योंकि जान रहे हो ना, बायोडाइवर्सिटी बहुत लॉस हो रहा है, तो उसको बचाना है तो पैसा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। तो उसके लिए एक एस्टिमेट किया है, कम से कम $200 बिलियन का राशि चाहिए होगा, ताकि 23 टारगेट्स प्रत्येक साल अचीव किया जा सके। आगे देखो बच्चों लोग, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो COP16 में, जो कि कैली कोलंबिया में हुआ है, CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, यहाँ क्या क्या चीज़ निकल के आया है? तो कह सकते हो कुछ चीज़ तो बहुत सुंदर निकला है। देखो, परमानेंट बॉडी ऑफ इंडिजिनियस पीपल, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो इंडिजिनियस पीपल है, जिसके पास नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज बायोडाइवर्सिटी का, वो भी मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहेंगे डिसीजन मेकिंग में। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये बोला कि जो लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है, कि इसमें कि बोला गया कि परमानेंट बॉडी बनेगा, जिसमें स्वयं इंडिजिनियस पीपल रहेंगे, स्वयं वहाँ लोकल कम्युनिटी के मेंबर सब रहेंगे, ठीक है। और जानते हो कि इनका इनपुट बहुत ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जानते हैं ना, जो जंगल में रहते होंगे या जो प्लांट के आसपास रहते होंगे। अब देखो, तुम खुद देखो, राजस्थान में जो ब्लैक बग है, हिरन, तो हिरन को कितना अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग, बिश्नोई समाज। जैसे तुम उधर देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वहाँ पे कितने बर्ड को नॉर्थ ईस्ट वाले पीपल कितना अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, अपना ही मानते हैं उनको। अब बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी भी है जो टाइगर को अपना भाई मानता है, तो उससे सहमति लेना बहुत ज़रूरी है ना, यदि टाइगर को कंजर्व करना है तो यही चीज़ हुआ है इसमें भी। तो COP16 में इस चीज़ को भी बड़ा ही अपलोड किया गया कि जो अफ्रीकन डिसेंडेंट है, जो अफ्रीकन के जो लोग हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, ये लोग बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। हाँ, इन्होंने बहुत ही अच्छे नेचर को कंजर्व किया था। इस चीज़ को वहाँ पे भी अपलोड किया गया है कैली कोलंबिया में। तो अफ्रीका में सभी लोग बदमाश थोड़ी होते हैं, कई जनजाति होते होंगे जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग का ज़रूरत है, क्योंकि यदि बाहर से आउटसाइडर को खोल दोगे तो बाबू आउटसाइडर तो बर्बाद कर देगा फॉरेस्ट एरिया को, फ्लोरा और फौना को बेच उच देगा वो। तो इसलिए देखो यहाँ पे अबव डिसीजन इज इंटेंडेड, यानी कि क्यों हम आखिर इंडिजिनियस पीपल को क्यों हम डालें उस बॉडी में, ताकि वही उसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके, और उसको भी पॉलिसी मेकिंग में उसका हिस्सेदारी बना सके, उसको भी पार्टिसिपेट करवा सके, ताकि अच्छा डिसीजन आएगा बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चे लोग? हाँ, ये ईजी नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग ठीक से रखना होगा, क्लास में समझना होगा। ये डिफरेंट है, एडिटोरियल है कि COP16 में क्या फैसला आ गया। अब इसका देखोगे तो इकोलॉजी में इसका अपना स्टैटिक पार्ट भी है, CBD का। अच्छा, CBD को देखते हुए हमने 2002 में लाया ना अपना लॉ भी, हाँ अपना लॉ भी लाए। हम लोग भी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे काम करते हैं, इंडिया भी सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का। एनीवे, दूसरा देखो, कैली फंड को लेके बात हुआ। देखो, तो COP16 में एक फ्रेमवर्क बना कैली फंड के लिए भी, और इसमें जो बड़े बड़े कंपनीज सब है, जैसे फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर है, उसको कहा गया कि आप तो करोड़ों में पैसा कमाते हो, आप तो अरबों और खरबों में पैसा कमाते हो, तो आपका जैसे जेनेटिक रिसोर्सेस लेता है ना जी, इंडिजिनस पीपल का जो तरीका है उससे सीखता है ये लोग बहुत पैसा कमाते थे। ऐसे कंपनी को कहा गया कि कम से कम अपना रेवेन्यू का 0.1% आप कंट्रीब्यूट करो इस फंड में, या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है आपको उसका 1% खर्च करो इसमें, 1% इसमें सेव करो इस फंड में, कैली फंड में। मगर दिक्कत ये है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलेंट्री है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। तो जब आप वॉलेंट्री वाला चीज़ दे दिए तो खाद तुम्हारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सब ये पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिलैंथ्रोपिक वाला बात हो जाएगा ना फिर, तो समझ गए ना। और हाफ देखो, जो भी पैसा कलेक्ट होगा, इसे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 1 बिलियन ए ईयर कलेक्ट होने का चांस है, क्योंकि देखो ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितना कमा रहा है पैसा। कोविड-19 में एक वैक्सीन बना दिया, कितना कमा रहा होगा। कैंसर का दवाई है, कितना कमा रहा होगा। अब बताओ, कैंसर का दवाई बनाए, किसी भी चीज़ का दवाई बनाए, तो उसके लिए पहले इंडिजिनियस पीपल के पास गए, आप उससे पूछे, उससे तौर तरीका सीखे। अब बताओ, उसी को तुम नहीं दे रहे हो पैसा।
तो कैली फंड में जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसका आधा मनी इंडिजिनियस पीपल को जाएगा, ताकि इंडिजिनियस पीपल और अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके। गुड थिंग ना। तो इसका मतलब इंडिजिनियस पीपल कितना इंपॉर्टेंट आउटकम्स है इस COP16 का, इंडिजिनियस पीपल को कितना अच्छे से देखा गया। ये कब से इंडिजिनियस पीपल मांग उठा रहा था, मगर फाइनली COP16 में इंडिजिनियस पीपल को एड्रेस किया गया है, चाहे वो कैली फंड में हो चाहे पहला परमानेंट बॉडी में हो। दूसरा देखो बच्चे लोग, हाँ ये भी बताए थे ना, ये भी उसमें आया था, मॉन्ट्रियल में भी आया था ये चीज़ कि जो इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जो बाहर से स्पीसीज आप लाते हो जिसकी वजह से इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे स्पीसीज को कहा गया था COP15 में कि 50% रिड्यूस कर देना है ऐसे स्पीसीज को। तो COP16 में भी इस बात को रखा गया कि कैसे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नेगोशिएशन, एक कंट्री और दूसरे कंट्री का नेगोशिएशन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बताओ तो। एक नया डेटाबेस बने, ताकि मान लो कि इधर उधर हो रहा है, कोई नेपाल से कोई स्पीसीज इंडिया में आ रहा है तो पता चल जाए। तो कंट्री टू कंट्री कोलैबोरेशन होना जरूरी है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नेगोशिएशन होना बहुत जरूरी है इसके लिए। हाँ, इसमें बोला है कि इसमें क्या बोला, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है अक्रॉस द डेवलपिंग कंट्री। तभी जाके इन्वेजिव स्पीसीज कहाँ से आ रहा है उसको ट्रैक किया जा सकता है। कई बार तो इन्वेजिव स्पीसीज स्मगलिंग करके भी आता है, गलत तरीके से भी आ रहा होता है। जब दो कंट्री का कोऑर्डिनेशन है तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर बात समझ गए। चौथा नंबर देखो, हाँ इस पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मामला बहुत पहले भी आया था। क्या ये इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज, यानी कुछ मरीन एरिया जो कि बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या करना है, उसको बिगाड़ना नहीं है उस चीज़ को। मरीन एरियाज बहुत सारा होगा ना, जहाँ पे फिश होंगे, दुनिया भर के एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बात समझे। ये बात 2008 में भी आया था, मैं उस समय बहुत सारे कंट्री का वो कह सकते हो कि इच्छा नहीं हुआ, इसलिए रद्द हो गया था। मैं फिर से बात 2008 में जो रद्द हुआ था वो बात फिर से इस बार 2024 में आया है। देखो कोई भी कंट्री को कहोगे कि ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है तो कंट्री बोलेगा कि नहीं, हमारे फिशरमैन तो मछली पकड़ते हैं, वहाँ से वैल्यू डिराइव करते हैं, तो इसलिए 2008 में ये बंद हो गया था, ये फ्रेमवर्क खत्म हो गया था एक तरह से कह सकते हो। मैं फिर से बात उठा है यहाँ पे। तो देखो COP16 में ये फिर से एग्री हुआ कि नए अपग्रेडेड प्रोसेस होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? वही इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओशन के लिए। हालांकि ये बहुत पहले 2008 में भी आ चुका था, बताया है ना। और फिर से मैकेनिज्म फिर से बनाया जाएगा, और ताकि नए नए इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज और अच्छे से सेलेक्ट हो। समझ गए ना। ये सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज को ये बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज देखता है, और यदि उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा ओशन इकोसिस्टम को, इसलिए ये बात रखा गया है। अब देखो ये भी फिफ्थ, तो अभी तक 4 पॉइंट निकल के आया ना COP16 कैली कोलंबिया से। फिफ्थ पॉइंट देखो, वन हेल्थ अप्रोच। देखो वन हेल्थ अप्रोच क्या है, कोविड-19 में दिख ही गया। खाली आदमी का हेल्थ फोकस करने से नहीं चलेगा जी। वन हेल्थ यानी कि प्लांट का हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एनिमल का हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और उतना ही ह्यूमन हेल्थ भी है। तो केवल ह्यूमन हेल्थ करते रहेंगे तो नहीं काम चलने वाला है। तीनों का ही हेल्थ को लेकर चलना पड़ेगा हमें। जब तुम ह्यूमन हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, उधर एनिमल हेल्थ खराब हो गया तो तुमको जेनेटिक डिजीज हो गया, कोविड-19 हो गया, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। वही देखो लिखा गया है, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ वाज एस्टैब्लिश्ड एट COP16 में इस्टेब्लिश किया गया, और इसमें फिर से इस बात को रखा गया कि हॉलिस्टिक वन हेल्थ अप्रोच होना चाहिए। हॉलिस्टिक वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या कि इकोसिस्टम पे भी ध्यान, प्लांट्स पे भी ध्यान, एनिमल पे भी ध्यान और ह्यूमन हेल्थ पे भी ध्यान, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल बायोडाइवर्सिटी लॉस होने से सबको नुकसान हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होने से तीनों को नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से तीनों से नुकसान हो रहा है। जब कॉमन एनिमी तीनों का सेम है तो क्यों नहीं हम सबको लेके चले। हाँ, जैसे क्लाइमेट चेंज ठीक हो जाएगा तो ह्यूमन हेल्थ ठीक हो जाएगा, समझ गए ना, प्लांट का हेल्थ ठीक हो जाएगा, एनिमल का हेल्थ ठीक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यदि वन हेल्थ अप्रोच रहा हमारा तो कहीं ना कहीं जो जेनेटिक डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक आदमी से आदमी में आ रहा है या फिर एक जानवर से आदमी में आ रहा है, उस तरह का डिजीज को हम कंट्रोल कर पाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी कंट्रोल कर पाएंगे, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल हो पाएगा। आया समझ में? सस्टेनेबल मतलब अच्छा हो पाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो पाएगा, नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज़ कर पाएंगे इकोसिस्टम को। तो ये तो 5 चीज़ बहुत सुंदर निकल के आया है कैली कोलंबिया COP16 से। कुछ इशू है बच्चे लोग, ठीक है, अभी थोड़ा देर में बताएंगे। छठा नंबर देख लो, ये भी सिंथेटिक बायोलॉजी। देखो ये बहुत कमाल का कह सकते हो। सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब क्या होता है?
जैसे मान लो कि पूरा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है कहीं पे, तो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इट इज़ अ ड्यूटी कि गार्बेज को साफ करे। तो गार्बेज को साफ करने का बहुत तरीका है जी। एक बायो रेमिडिएशन भी होता है तरीका, इकोलॉजी में पढ़ोगे बायो रेमिडिएशन भी। बायो रेमिडिएशन में क्या करते हैं हम लोग कि किसी ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उसको डिग्रेड करते हैं हम लोग। तो सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब भी यही होता है कि कोई नया बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं ताकि हमारा जो काम है, हमारा क्या काम है, प्लास्टिक को डिग्रेडेबल बनाना। हमारा काम क्या है कि गार्बेज को डिग्रेडेबल बनाना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नया बायोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। मगर क्रिएट कर लिए, पोल्यूशन भी खत्म हो गया, बट क्रिएट करने से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हो सकता है। हम बना रहे हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, मगर वो चीज़ जब हम बनाएंगे तो हमारा काम तो सॉल्व हो ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम निगेटिव असर भी तो हो सकता है। अच्छा, बीटी कॉटन का अब जैसे देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अभी भी वर्ल्ड डिबेट में रहता है कि नहीं रहता है, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कितना सही है कितना गलत है, अभी भी वर्ल्ड में डिबेट होता है। तो वहाँ पे यही लिखा है कि सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब कुछ नहीं, आप ऑर्गेनिज्म को रीडिजाइन कर रहे हो या फिर नया बायोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। ये COP16 में डिस्कस हुआ है। अब बायोसिंथेटिक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है कि जहाँ पे आप स्पीसीज बनाते हो ताकि इकोसिस्टम को आप रिस्टोर कर सको। किस तरह का इकोसिस्टम का मतलब, मान लो कोई इकोसिस्टम डिग्रेडेड हो रहा है, लेट से कहीं पे प्लास्टिक पड़ा हुआ है, कहीं पे ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ जो कि इकोसिस्टम को बर्बाद करता है, उसके लिए बायोलॉजिकल स्पीसीज बना रहे हैं हम लोग, खुद क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो जाए और उसको खत्म कर दे। वही बायो रेमिडिएशन कह सकते हो। बायो रेमिडिएशन इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। मगर एट द सेम टाइम अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। तो सोच समझ के सिंथेटिक बायोलॉजी पे काम करना है। तो ये भी एक अच्छा थॉट प्रोसेस है ये भी। हाँ, तो दो चीज जो कि अनरिजॉल्व रहा COP16 का, 6 चीज तो निकल के आया कि ये सब पे काम होगा, 2 चीज जिस पे काम नहीं हो पाया। तो इसको मैं लेमन पर्सपेक्टिव समझाता हूँ बच्चे लोग। देखो, सब में रुपया ही पैसा चाहिए होता है कोई भी कन्वेंशन को पूरा करने के लिए। अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे ना कितना यहाँ पे भी डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के बीच में बड़ा ही मतभेद है। ठीक है, वो तुमको हर कन्वेंशन में ही नजर आएगा। COP29 में भी देखे थे हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डेवलप कंट्री, बढ़िया सुनना, कान खोल के सुनना बच्चे लोग। डेवलप कंट्री जो पैसा देती है डेवलपिंग कंट्री को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से देती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक तरह से फंड है। ठीक है, वहाँ से पैसा जाता है तुम्हारा CBD के लिए, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसको जाता है? डेवलपिंग कंट्री सबके लिए जाता है। तो डेवलपिंग कंट्री का मानना ये था बच्चे लोग, डेवलपिंग कंट्री का मानना था कि एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए जहाँ से पैसा, वो कोई भी गलत सोच नहीं है। क्योंकि ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो पहले से क्रिएटेड है, आज जो कि अदर वर्क में, जो कि दूसरे जगह पे भी काम आता है, और वहीं से पैसा जाता है तुम्हारा CBD के लिए भी। तो डेवलपिंग कंट्री का मानना ये है कि ये तो वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जहाँ पे US खुद बहुत कंट्रोल करके रखा है। तो ये लोग उतना पैसा नहीं देते हैं जितना हम डिजायर करते हैं, जितना हम सोचते हैं। इसलिए एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए। मगर डेडिकेटेड फंड को लेकर यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुआ, क्योंकि ये बात कह सकते हो आगे बढ़ा ही नहीं, इसलिए सस्पेंड हो गया बात। देखो वहाँ पे समझो, बिग बोन ऑफ कंटेंशन, सबसे बड़ा कंटेंशन ये था कि जो कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में जो इतना 23 टारगेट सेट किया गया और कहा गया कि 2030 तक बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, तो उसके लिए पैसा चाहिए। $700 बिलियन का बात था उसमें, समझे ना। और $700 बिलियन पर ईयर चाहिए। और दूसरा क्या कि $30 बिलियन डेवलपिंग कंट्री को देगा, ऐसा बात हुआ था कुनमिन में, यानी कि 2018 और 2020 और 2022 दोनों को ऐड कर दो। कुनमिंग कहाँ हुआ था, कब हुआ था? कुनमिंग 2020 में हुआ था, 2022 में तुम्हारा क्या हुआ, मॉन्ट्रियल हुआ। तो दोनों को मिला के देखोगे तो बात था कि $700 बिलियन का एक साल में चाहिए होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ताकि 2030 तक वो अचीव हो सके। और दूसरा चीज़ क्या था कि $30 बिलियन चाहिए डेवलप कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री, लेकिन डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को देगा। तो ये बात था। बट देखो आयरनिकली, देखो यहाँ पे क्या बात हुआ, द प्लेजेस एट द कॉन्फ्रेंस मात्र $163 मिलियन का बात, मिलियन का बात हुआ। बताओ कहाँ $30 बिलियन का बात था उसमें कि डेवलपिंग कंट्री देगा, 163 मिलियन बोल रहा है। तो थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया। और क्या डेडिकेटेड फंड होना चाहिए उस चीज़ को लेकर भी बात नहीं आगे बढ़ पाया। तो देखो डेवलपिंग कंट्री का मानना है कि वो बोल रहा है ना कि हमको एक डेडिकेटेड ग्लोबल नेचर फंड चाहिए कंजर्वेशन के लिए। मगर जो वेल्दी नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है, वो बोल रहा है कि भाई हम तो पहले से तुम्हारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसी से यूज़ करो। मगर वो बोलता है, फिर डेवलपिंग कंट्री बोलता है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसमें तो US डोमिनेटेड है, वो उतना नहीं दे सकता है जितना हम चाहते हैं। इसलिए देखो 2023 में कंट्रीज ने बोला था ना कि $400 बिलियन देंगे ग्लोबल उसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, जो कि क्रिएटेड है तुम्हारा वही ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर।
तो इसलिए डेवलपिंग कंट्री को लगा कि ठीक नहीं है, तो कॉप 16 एंड हो गया बिना कोई फंड बनाए हुए। तो ये कह सकते हो कि ये निकल के नहीं आया कि एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए। वो बार बार डेवलपिंग कंट्री बोल रहा है कि डेडिकेटेड फंड होना चाहिए, मगर डेवलप कंट्री क्या बोल रहा है कि भाई ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत वो फंड है। तो फिर डेवलपिंग कंट्री क्या बोल रहा है, नो फंड है मगर उसमें वेस्ट कंट्रोल कर रहा है, तो उतना पैसा नहीं मिल सकता है जितना पैसा हम डिजर्व करते हैं, जितना पैसा हमें चाहिए कंजर्वेशन के लिए, 23 टारगेट्स को पूरा करने के लिए। आगे देखो बच्चे लोग, लैक ऑफ मैंडेटरी इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क। देखो इसमें भी देखोगे बच्चे लोग, तो इसमें भी तो दिक्कत है। अच्छा 196 कंट्री इसका सिग्नेटरी मतलब इसके पार्टिसिपेंट है, मगर उसमें मात्र 44 कंट्री ही देखो अपना अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी वो दिया। यानी होता है जैसे NDC होता है ना UNFCCC में, कि आप क्या करना चाहते हो, आप अपना कंट्री में क्या क्या चीज़ करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ लाना चाहते हो, तो उसमें मात्र सोचो कि 196 कंट्री में मात्र 44 कंट्री सौंपा। हाँ अनडाउटली इंडिया भी उसमें एक है, इंडिया ने भी दिया। मैं देखो मैनी कंट्रीज हैव नॉट स्टिल सबमिट NBSAPs। बहुत सारा कंट्री अभी तक भी तुम्हारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान अभी तक नहीं सबमिट किया। यदि मैक्सिमम कंट्री नहीं सबमिट किया, इसका मतलब बहुत सारा कंट्री वो सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर, CBD को लेकर, 23 टारगेट्स को लेकर। आ रहा है समझ में ना? तो मैनी कंट्री हैव स्टिल नॉट सबमिटेड देयर NBSAPs। तो ये जो मैंडेटरी इन्फोर्समेंट जो फ्रेमवर्क का जो कमी है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से क्या, क्यों यदि पनिशमेंट वाला चीज़ होता सोचो तो, कि जो अभी तक ये नहीं प्लान एक्शन सबमिट किया है उसके ऊपर पनिशमेंट होगा, यदि ये चीज़ होता तो शायद मैक्सिमम कंट्री करता। मगर चूँकि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं है जितना होना चाहिए, इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा कंट्री नहीं किया। बताओ 44 बस कंट्री सबमिट किया है, जब 196 कंट्री में 44 कंट्री सबमिट किया है, मैक्सिमम कंट्री सबमिट नहीं किया, तो खा के सफल होगा। तो जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है 2026 में, तो फिर वहाँ पे बात उठेगा ये सब चीज़। आया समझ में? एकदम एक छोटा चीज़ बता दिए हैं। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है इस एडिटोरियल्स में, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से है। एक बार कोई बच्चा लोग मेरा ये लेक्चर सुन के कोई जाके इन्वायरमेंट का वो चैप्टर खोल के पढ़ ले तो उसको और समझ में आएगा। दैट्स इट।